और ये रॉ मटेरियल की डिटेल्स मैडम। आपने डिस्काउंट तो लेस किया है ना? यस मैडम। और कोई काम हो तो बताइएगा मैडम। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो इस कंपनी में बहुत पुराने हैं। जी। इस आइकॉन कंपनी से बाबूजी की कुछ अनबन हो गई थी क्या? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस इतना बड़ा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया इसलिए। अब आपसे क्या बताऊँ मैडम, ये प्रोजेक्ट बड़े साहब ने इकबाल साहब के कहने से रिजेक्ट किया मैडम। पर मुझे तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक लग रहा है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ मैडम, मुझे लगता है बड़े साहब ने इस प्रोजेक्ट को ठीक से पढ़ा ही नहीं था, और प्रकाश साहब भी इस प्रोजेक्ट को देखने लगे थे, तभी क्या? तभी मुझे एहसास हो गया था मैडम कि इकबाल साहब इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैडम आइकन के एक डायरेक्टर के साथ इकबाल साहब की काफ़ी कहासुनी हो चुकी थी मैडम। सारा ऑफिस जानता है मैडम, लेकिन अब क्या कर सकते हैं मैडम, बड़े साहब ने इस प्रोजेक्ट को तो रिजेक्ट कर दिया है। मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट काफ़ी ठीक था मैडम, आप क्या कहती हैं? कुछ नहीं, अभी आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके? जी मैडम। हाँ हाँ पापा, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि दर्शन अंकल हमारे साथ चलने के लिए तैयार है ना? हाँ बेटा, पक्का चल रहे हैं। पापा, आप उनका ध्यान रखिएगा, कहीं वो अपना इरादा फिर से ना बदल दें। नहीं बेटा, इरादा नहीं बदलेंगे, तुमसे वादा किया है तो कैसे बदलेंगे। हाँ, हमसे किया होता तो शायद बदल भी देते। पापा, आप खुशबू के यहाँ तो आए नहीं। पता है बीजी और बाऊजी आपको कितना पूछ रहे थे। बेटा क्या करें, आने का तो पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन अगर ये कर्फ्यू ना लगता ना तो आ भी जाते। वैसे भी कल हम आ ही रहे हैं तुम्हें पिकअप करने के लिए, तब सभी से मिल लेंगे, ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है पापा। बाय पापा। एक बार नहीं सर, तीन बार कंफर्म किया है। अब्बू और अनवर का बिजनेस बिल्कुल जेन्युइन है। उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशंस, रिटर्न्स सब सही हैं। और उनके फॉरेन के ऑफिसेस? वो भी सही है सर। सिंगापुर, कराची, लंदन सब चेक कर चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए। यानी अनवर और अबू का हमसे हादसों की जगह पर टकराना महज एक इत्तेफाक था। यानी हमारा शक गलत निकला। आशा, तुम एक काम करो, तुम इन दोनों की फाइल क्लोज कर दो और रिकॉर्ड रूम में भेज दो। ओके सर। अब सर, फाइल क्लोज करने के लिए इस पे आपके सिग्नेचर चाहिए। पहले तुम कर दो, फिर मैं कर दूंगा, क्योंकि फाइल क्लोज करने के लिए 2 साइन की जरूरत होती है। ओके सर। आशा, तुम हिंदी में साइन करती हो? जी, वो बचपन की आदत है। एक्चुअली मेरे पापा हिंदी के प्रोफेसर थे, तो वो हमेशा कहा करते थे कि हिंदी में साइन करो। मैंने कोई गलती की सर? नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। अब सर मैंने साइन कर दिया, आपका साइन। क्या हुआ सर? आशा, तुम साइन करो यहाँ पे, फिर से साइन करो। लो पकड़ो। सर क्या हुआ सर? तुम साइन करो। सर क्या हुआ? एनीथिंग रॉन्ग सर?
तुम एक बार और साइन करो। सर व्हाट इज द मैटर? तुम साइन करो। सर हुआ क्या? आशा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो तुमने नाम लिखा है ये किसी का टेलीफोन नंबर है? टेलीफोन नंबर? ओह माय गॉड, यू राइट सर। ये तो 311211 लगता है। 311211 ये कहाँ का नंबर हो सकता है? लेकिन है ये इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर, इंपॉर्टेंट क्यों सर? वरना श्रीमंत नहीं लिखता। मरने से पहले ये नंबर श्रीमंत लिख कर गया था, जैसे हम आशा पढ़ रहे थे। सर ये तो 6 डिजिट नंबर है। या तो ये बहुत पुराना नंबर है या फिर अधूरा नंबर है। तो क्या हुआ, नंबर तो है। तुम एक्सचेंज से जाकर इसका नया नंबर पता करो और इस नंबर के पीछे जितने भी नंबर हो सके उतने जोड़ो और देखो कितने नंबर बनते हैं। हमें हर एक नंबर ट्राई करना होगा। सर एंड में क्यों? मिसिंग नंबर शुरुआत में भी तो हो सकती है। नहीं, एंड में होगा, क्योंकि श्रीमंत ने 311 से शुरू किया था और वो बाकी के नंबर नहीं लिख पाया। वो नंबर नहीं लिख पाया तो क्या हुआ, आगे के नंबर हम ढूंढेंगे। आप समझ नहीं रहे पीर साहब, कमिश्नर साहब घर पे किसी से नहीं मिलते। यहाँ बहुत ही जरूरी काम है, वरना हम उन्हें यूं परेशान करने उनके घर हरगिज ना आते। आप उनसे जाके कहिए तो सही कि पीर साहब आए हैं शेखुपुरा वाले। नहीं साहब, हमें बेकार में डांट पड़ेगी। आप उनसे ऑफिस में मिल ले तो बेहतर है। यहाँ मेहरबानी करके खुदा के वास्ते बस। रहमान, पीर साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब हमने इन्हें बहुत मना किया, लेकिन पीर साहब। अच्छा तुम जाओ। पीर साहब बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। कहिए कैसे मिजाज हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। फरमाइए क्या खिदमत करूँ आप? क्या बताएं साहब, कई रोज से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन साहब हमारे वीजा का कुछ हो ही नहीं रहा। हम तो समझ रहे थे कि ये वीजा वगैरह महज डीएम के अख्तियार का मामला है, लेकिन माशाअल्लाह अब तो आप कमिश्नर हो गए हैं। जी हाँ, ये तो सब ठीक है, मगर महमूद साहब से आपको पता लग ही गया होगा कि वीजा दिलवाना हमारे ही काम है। जी जी। लेकिन इसके लिए हुकूमत की मंजूरी भी तो चाहिए। आजकल दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को देखते हुए किसी को भी वीजा नहीं मिल रहा है, तो हम आपको कैसे दिलवा दें? हम मजबूर हैं पीर साहब। आप मजबूरी की बातें कर रहे हैं कमिश्नर साहब। मजबूरी देखनी है तो कभी हमारे घर आकर उस मजबूर औरत की मजबूरी देखिए साहब, जिसे 20 बरस के बाद अपने इकलौते बेटे के जिंदा होने का पता चला है, जो रात रात भर सो नहीं पाती, रो रो कर जिसके आंसू सूख गए हैं, उस माँ की मजबूरी देखिए साहब। हम यकीन दिलाते हैं कमिश्नर साहब, हम कोई तजारत करने या किसी कारोबारी मकसद के लिए हिंदुस्तान नहीं जा रहे हैं। बस अपने बेटे से मिलना है हमें, जी भर के देखना चाहते हैं उसे। बस साहब, बेटे से मिलेंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, माथा टेकेंगे और चले आएंगे साहब। जब आप चाहेंगे तब जाएंगे साहब, और जब आप हुक्म देंगे तो लौट आएंगे। ये वादा रहा आपसे, इस पीर का वादा है आपसे। पीर साहब, हम आपके जज्बात को समझ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान जाने वाले सभी रास्ते फिलहाल बंद हैं, आवाम के लिए खास तौर पर बंद। लेकिन कमिश्नर साहब, किसी भी नेक काम के लिए कहीं भी जाना अल्लाह की खिदमत करना होता है, गुनाह नहीं। पीर साहब, हुकूमत के पास ऐसी बातें समझने का दिल नहीं होता, लेकिन आप अल्लाह पर भरोसा रखें ना, हालात कभी भी सुधर सकते हैं, अब फिर से आना जाना शुरू हो सकता है, और फिर आपकी नेक नियति और इंसानियत पर किसे शक हो सकता है?
इसलिए हम फिलहाल आपसे यह वादा करते हैं कि जो ही हालात बेहतर होंगे हम सबसे पहले आपका और आपकी बेगम साहिबा का वीज़ा दिलवाएंगे। इत्मीनान रखिए। लेकिन इस वक्त कब हालात ठीक होंगे, कब आप वीजा जारी करवाएंगे, तब तक तो इकबाल की अम्मी अपने बेटे और बहू की याद में रो रो कर मर जाएगी बेचारी। लाला जी, मुझे उदय की बड़ी चिंता लगी रहती है। ये लड़का काम के आगे सब कुछ भूल जाता है और इसका काम भी ऐसा है पुष्पा जी, काम तो काम ही है। अब ये उम्र है काम करने की। आप उदय की चिंता मत कीजिए। और ये क्या कम है कि वो जहां भी रहता है आपसे बराबर बात करता रहता है। बाबूजी, रात में आपके खाने के लिए क्या बनाऊं? मोहन, मुझे और पुष्पा जी को शायद बाहर जाना पड़े। आप बहुओं से पूछकर बच्चों के लिए खाना बना लें। हेलो। सत श्री अकाल बाबूजी। हाँ बोलो पुत्र। बाबूजी, मैंने पीर अंकल के वीज़ा के बारे में मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। मैं ये सोच रहा था कि अगर आप भी उनसे एक बार बात कर लेते तो काम शायद आसान हो जाता। वैसे भी मिनिस्टर साहब आपको जानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पुत्र, लेकिन कब मिल सकते हैं? आज रात को बाबूजी। ये भी ठीक है। अच्छा बाबूजी, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ। सत श्री अकाल। पुष्पा जी, गुरदीप का फोन था। वो पीर के वीजा के लिए कोशिश कर रहा है। आज ही हमें मिनिस्टर साहब से मिलवा देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाला जी, आप तो कहीं बाहर जाने की बात कर रहे थे ना? लेकिन पुष्पा जी, ये काम तो बहुत जरूरी है। पहले ये काम कर लेते। मैं इकबाल को फोन करके बता देता हूँ। क्या बात है जी? गड्डी यहीं क्यों रोक दी? आप लोग अंदर जाकर मिलाइए ना। मैं क्या करूंगा वहां जाकर। और आप अंदर क्यों नहीं चलेंगे? आप पायल से नहीं मिलना चाहेंगे? पायल से तो मैं बाद में मिल ही लूंगा। पता नहीं मेरा जाना उन्हें कैसा लगे। बड़े लोग हैं। और आप पायल के बाबूजी हैं। अब हमारे साथ चलिए, कुछ नहीं होगा। पायल बेटा, कैसा है? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ पापा। नमस्ते। जीते रहो पुत्र। पापा, ये राशि भाभी है और ये पूजा भाभी। नमस्ते बेटा। कितनी देर कर दी पापा आपने? पता है बीजी और बाबूजी आपका इंतजार करके चले भी गए। बेटा क्या करूँ, रास्ते में इतना सारा ट्रैफिक था। आइए ना, अंदर चलते हैं। नहीं बेटा, देर हो रही है, फ्लाइट का भी वक्त हो रहा है। कभी और आएंगे और वादा करता हूँ उस वक्त खाना खा के जाएंगे। पायल, आप रख लीजिए फॉर अ हैप्पी जर्नी। थैंक यू पिताजी। खुशबू, ये है मेरे दर्शन अंकल। नमस्ते। अच्छा, तो आप ही हैं दर्शन अंकल। पायल से आपके बारे में इतना कुछ सुन चुकी हूँ। अंकल, आपका आना भी आना नहीं हुआ, आपको फिर आना पड़ेगा। पायल ने आपके बारे में इतना कुछ बताया कि मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। हाँ, मैं आऊंगा ना, जरूर आऊंगा। पायल पुत्र के साथ ही आऊंगा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा भाभी।
मेरी चिंता मत करा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वो तो ठीक है वीर जी, लेकिन आपके इस किताब में इतनी सारी टेलीफोन नंबर्स क्या कर रही हैं? ये मेरे प्रोफेसर्स के। प्रोफेसर्स के या लड़कियों के? खुशबू, तू पढ़ाई करा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक खुशबू पुत्र। है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बैठिए। लाला जी आ गए कुलदीप? नहीं चाचा जी, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा अच्छा, आते ही होंगे। और की चल रहा है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? जी चाचा जी, वो एग्जाम्स आ रहे हैं ना। ओहो, तुसी भी आजकल के बच्चे सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हो और सारा साल मस्ती मारते हो। अरे मेरी गल सुनो, और जब मैं स्कूल में था ना तो सारा साल पढ़ाई किया करता था और एग्जाम के टाइम पे टेंशन नहीं होती थी। तुमको पता है, मैं 3rd डिवीजन में अच्छे नंबरों में पास हो जाता था। लेकिन चाची जी तो बता रही थी कि जब एग्जाम के दिन होते थे तब आप ट्रक में छुप जाते थे। ओए होए खोतिया, मैं ट्रक में छिप नहीं जाता था, ट्रक में बैठ के पढ़ाई किया करता था। हाँ भाई राजी। लाला जी आ गए। सत श्री अकाल। क्या हुआ लाला जी? भाई मिनिस्टर साहब ने तो वादा किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे पीर के वीजा के लिए। अब वादा किया तो हो ही जाएगा, क्यों है कि नहीं पुष्पा जी? वाहिगुरु की सौं लाला जी, सारे दोस्त मिल गए ना, बड़ा मजा आएगा। मैं ना गुरदीप की IAS वाईएस छुड़वा के ना इसे अपनी ट्रांसपोर्ट में बिठा दूंगा और आपका दफ्तर इकबाल संभाल लेगा। असि तीनों दोस्त बैठ के मारेंगे गप्पे और परजाई जी बनाएंगे परांठे। चाचा जी, इकबाल भैया की एक जिम्मेदारी अपनी अम्मी और अब्बू को संभालना भी तो है। बिल्कुल पुत्र जी, हर बच्चे का फर्ज बनता है अपने माँ बाप की सेवा करना। तो आप ऑफिस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, प्रकाश है ना, वो सब संभाल लेंगे। वाह जी वाह पुत्र जी, क्या बात की है। लाला जी एक बात तो है, जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं। पहले मिल तो ले। लाला जी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, अब रोटी पानी के दर्शन तो करा दो भाई। अरे अभी करती हूँ। पुत्र जी, उदय का फोन आया? जी बीजी, वो कह रहे थे कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी। चलो भाई खाना वाना खाएं। हाँ जी चलो। क्या हुआ? सर 1 to 9 सारे नंबर्स ट्राई करके देख लिए, कुछ नहीं हुआ, बस 0 बचा है। तो 0 भी ट्राई कर। यस सर। क्या हुआ? सर रिंग तो बज रही है।